हाँ जी, तो क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का। मैं आपको बता दूं कि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देखो कि मैंने बायोलॉजी को ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भागों में बांट दिया है। ऐसे नहीं किया कि छोटे छोटे पार्ट्स बना के मैं करवा रहा हूँ। पहले जैसे सेल करवा दिया, फिर टिश्यूज़ के साथ ही मैंने मसल्स को कोलैबोरेट करवा दिया। और आप देखेंगे कि अगर हम 1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं तो उस 1 घंटे की वीडियो में से उतना ही प्रोड्यूस भी हो रहा है। ऐसा नहीं कर रहा मैं कि व्हाइट बोर्ड पे टक 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 लिख के उसको 1 घंटे की वीडियो को 5 घंटे में खत्म कर रहा हूं। आप देखिए कि यूजुअली मार्केट के अंदर यही चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो देखते हैं, सोचते हैं कि भैया इन्होंने 15 मिनट की, मान लो मैंने कोई वीडियो डाल दी, उनको लगता है कि ये 15 मिनट की वीडियो ही क्यों डाली है, ये तो बहुत छोटा लेक्चर है। लेकिन जब आप इवेंचुअली उसको देखने जाएंगे तो वो 15 मिनट में आप ना तो आंख इधर कर सकते ना उधर कर सकते, आपको यूं ही रखना पड़ेगा, अपना पूरा फोकस भी यूं ही रखना पड़ेगा। आपका हल्का सा फोकस दूर हुआ और आपका पूरा का पूरा वो कंटेंट जो है खराब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए आप देखिए कि प्योर कंटेंट है, बीच में कोई दूसरी मैं बात ही नहीं करता हूं। तो वो लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हमें करना भी नहीं है। उसका कारण है कि जो काम हम 10 घंटे के अंदर कर सकते हैं उसको मैं 20 घंटे का क्यों बनाऊं अननेसेसरी। ठीक है, तो आप देखिए कि एक एक चीज़ मैं इसीलिए पहले ही लिख के लाता हूं, पिक्चर्स की हेल्प लेता हूं ताकि आपको जल्दी चीज़ें समझ में आए। आइए अब स्टार्ट करते हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि हर साल इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई लोगों को लगता है कि ह्यूमन बॉडी है, जी ऐसा नहीं है। अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। जितने भी एग्जाम्स मैंने देखे उनके अंदर आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं डाइवर्सिटी से पूछ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे डाइवर्सिटी तो हमने नाम भी पहली बार सुना है, परेशान मत होइए। इसके अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि प्लांट की अलग अलग किंगडम्स होती हैं, एनिमल्स की अलग अलग किंगडम्स होती हैं, तो वहां से सवाल उठ के आ रहे हैं। इसलिए इसको ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो फिर गए काम से। और इवन मैं बोलूंगा कि अगर कभी आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, आप पूरी बायो नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये जो मैं चैप्टर करवा रहा हूं ना, ये प्लस इसके साथ ही एनिमल किंगडम, इतना पढ़ जाओ तो एग्जाम में क्रैक करने के काबिल हो जाओगे। आइए शुरू करते हैं। आप देखिए यहां पे वर्ड है एक बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब ही आपको पता होना चाहिए कि जीवन के बारे में बात हो रही है, जितने भी आसपास के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात हो रही है। इसको मैं सिंपल एग्जांपल में अगर मैं बोलूं तो हमारा भारत देश है। भारत देश के अंदर आप देखिए अलग अलग धर्मों के लोग हैं और उनके अलग अलग कल्चर्स हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जितने भी आप सोच सकते हैं ना, जूस भी रहते हैं, हर कोई रहता है यहाँ पे। और देखो कि इतना बड़ा देश के अंदर जब इतने सारे मिक्स्ड पॉपुलेशन रह रही है तो वो क्या हो गया, एक तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया। उसको मैं बोलूँगा कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग भिन्न भिन्न लोग रह रहे हैं। लेकिन वैसे ही अगर हम पूरे वर्ल्ड तो नहीं कह सकते, पूरी अर्थ कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर ही लाइफ है, तो अर्थ के ऊपर अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। यानी एक ही जगह पे आप देखिए, एक ही अर्थ है, उसके ऊपर ही देखिए प्लांट भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, ह्यूमन भी रह रहे हैं, कीट पतंगे भी रह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं, बैक्टीरिया भी रह रहे हैं, वायरस भी रह रहे हैं, फंजाई भी रह रहे हैं, हर कोई यहीं पे रह रहा है। आपके आसपास देखेंगे तो सब रह रहे हैं, इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये मैंने सारी की सारी डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे डार्विन की थ्योरी। डार्विन इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन अभी मैं मोटे तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर आपको जीवन जीना है तो आपको कंटिन्यूसली एवोल्यूट होते रहना होगा। आपने एक बचपन में पोकेमोन देखा होगा। पोकेमोन में ना वो अलग अलग एवोल्यूशंस होते थे कि अगर वो छोटा, पहले छोटा कछुआ है ना, अब उसका नाम शायद स्क्वार्टल होता था, फिर वो एवोल्यूट होके बड़ा हो जाता था, फिर उससे एवोल्यूट होके और बड़ा हो जाता था। ऐसे वो चारमेंडर होता था, वो पहले चारीजार बनता था, फिर चारीजार्ड बनता था, ऐसे करके, है ना। तो वो एवोल्यूशन की थ्योरी है, वहीं से वो पोकेमोन के कार्टून्स भी यहीं से उठ रखे हैं एवोल्यूशन की थ्योरी से। तो कहने का मतलब है कि आप धीरे धीरे एवोल्यूट होते हैं, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं। अब देखिए कि आज से पहले जो लोग कैलकुलेशंस वैसे नहीं कर पाते थे, अब देखिए ना आज की डेट में तो कंप्यूटर आ गया, इतना कुछ हमने सोच लिया, एरोप्लेन बना दिए। तो आज से पहले तो लोगों के लिए वो एकदम क्या था, शून्य था, वो सोच भी नहीं पाते थे उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि एवोल्यूशन हो रहा है, और जो बंदा एवोल्यूशन के साथ ढलेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा और खत्म हो जाएगा। ये सिंपल सी थ्योरी है। ये अभी डार्विन की थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ भी आएगा। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे देखिए आईटी कंपनीज आई तो लेबर वर्क खत्म होता गया, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, लेकिन जिन्होंने स्किल डेवलप कर ली वो जॉब पा गए। तो वही वाली चीज़ है एवोल्यूशन की थ्योरी। अब हम डार्विन के बारे में पढ़ते हैं। ये चार्ल्स डार्विन है। मैंने सुना है कि जैसे अभी मुगल्स का कल्चर जितना भी था, सिलेबस था, वो
मोदी जी हटा रहे थे कि भैया एनसीईआरटी से हटाते हैं, तो अब सुनने में आ रहा है कि डार्विन साहब को भी हटा रहे हैं। एनीवेज वो जो भी है इश्यूज, उसमें हम नहीं घुसेंगे। हम चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो ये इंग्लिश यानी इंग्लैंड के बायोलॉजिस्ट हैं और नेचुरलिस्ट हैं। और इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, ये एक आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड पे, जो कि है साउथ अमेरिका के अंदर। वहाँ पे इन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, बीटल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी चीज़ें की। तो वहाँ से इन्होंने एक थ्योरी निकाली ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, यानी कि एक तरह से इन्होंने बताया कि जो स्पीशीज हैं वो कैसे एवोल्यूट हो रही हैं, और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो इन्फीरियर है वो खत्म होता जा रहा है और सुपीरियर है जो वो आगे बढ़ता जा रहा है, कुचल के उसको इन्फीरियर को, है ना। और सुपीरियर एक दिन पूरी की पूरी फिर खत्म हो जाती है और सिर्फ फिर सुपीरियर ही रहते हैं। इन्फीरियर खत्म हो जाएगा, सुपीरियर हमेशा के लिए फिर वहाँ पे जिंदा रहेगा। अब यहाँ पे इसने क्या किया, नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे ये सारी चीज़ों को समझाया था। क्यों नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे समझाया था, मैंने क्यों बोला कि नेचर के हिसाब से, बीटल्स वगैरह का एग्जांपल लेके इसने समझाया, क्यों? क्योंकि इनको जीन्स वगैरह का नहीं पता था, जीन्स की थ्योरी के बारे में मतलब उतनी समझ नहीं होगी, है ना। अब क्योंकि ये बायोलॉजिस्ट हैं तो अब देखना पड़ेगा ना कि अभी उस टाइम तक जीन्स का आविष्कार किसी ने कर भी लिया था कि नहीं किया था। तो अगेन वही वाली बात है कि ये अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने फिर भी एक नेचर के हिसाब से, सिलेक्शंस के हिसाब से जरूर देख लिया कि अच्छा ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, इन्होंने अंदाजे लगा लिए थे। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि डार्विन की थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड है, तो आप नेचुरल सिलेक्शन ही बोलेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब इसका आपको शायद अभी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हुई है, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल, वेरिएशन इन द नेक लेंथ ऑफ द जिराफ। अब इसमें क्या होता था, देखिए पेड़ बड़े बड़े होते थे, लेकिन शुरू में क्या है, जिराफ छोटे छोटे हुआ करते थे। ये इनकी थ्योरी बोलती है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स का ले सकते हो। अब देखो इससे क्या हो रहा था, ये नीचे के जो पेड़ के वो है ना पत्तियां, उन्हीं को खा सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही थी कि जैसे हम नहीं करते हैं यूँ कि यूँ यूँ ऊपर ऊपर करके, यूँ किसी चीज़ को ऊपर लटके तो यूँ यूँ ऊपर करके उठ के एड़ियों के पाँव पे उठ के, है ना, उसको उठाने की, पिक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही ये जिराफ क्या क्या करते थे, अपनी गर्दन को यूं करके ना ऊपर, तो वो चारे को अपने मुंह में डालने की कोशिश किया करते थे। तो ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे ना जब इनके बच्चे हुए तो उनकी गर्दन ऑलरेडी थोड़ी सी ऊपर को आ गई, क्योंकि ये इनकी जीन्स के अंदर आ गया, अगर रियलिटी में मैं बोलूँ। लेकिन इनको जीन्स का नहीं पता था, मैं अगेन वही वाली बात कर रहा हूँ। फिर जब इनके बच्चों के बच्चे हुए, देखो इनके बच्चे हुए जो, ये देखो ये तो खुद इतने से ही हैं, लेकिन इनके जो बच्चे हुए वो ये हो गए। तो ये देखो इनकी गर्दन थोड़ी सी लंबी हो गई और ये ऊपर वाले ये जो फल फ्रूट हैं पेड़ के वो भी खाने लग गए। अब जो इनके बच्चे, क्योंकि ये भी गर्दन को ऊपर ऊपर कर रहे थे, तो इनके जो बच्चे हुए वो देखिए वो भी लंबी लंबी गर्दन वाले हुए, वो और ऊपर के फ्रूट्स को भी खाने लग गए। तो ऐसे ऐसे करके जिराफ देखिए आप देख पाएंगे कि बहुत लंबे लंबे हो गए, इनकी गर्दनें लंबी लंबी हो गई और ये ऊपर के जो फल फ्रूट थे या पेड़ पौधे थे उनको भी इन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब आप बोलेंगे कि ऐसे तो करके फिर धीरे धीरे ये बरगद के पेड़ के जितने हो जाएंगे जिराफ। ये कोई 1 या 2 दिन की प्रोसेस नहीं है, हो सकता है कि हो जाए। आपको पता है पास्ट में ऐसे ऐसे एनिमल्स भी हुए हैं जो डायनासोर हम जैसे बोलते हैं कि खत्म हो गए, तो वो बहुत ऊंचे ऊंचे जानवर भी हुए हैं। ऐसा तो कोई इसमें कोई वो संदेह वाली बात भी नहीं है। अगर एक बरगद के पेड़ के जितना जिराफ हो जाए तो कल को हो जाए, है ना। जैसे हमने बोला था कि 2000 का नोट क्या पता मोदी जी बंद कर दे, ऐसी कल को क्या पता किसी दिन है जिराफ ऐसा कोई निकला है जो बरगद के पेड़ के जितना है। कुछ भी हो सकता है, होने को क्या है। लेकिन ये 1 दिन की प्रोसेस नहीं होती, ये समय के साथ बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो आप सोचे कि 2-4 दिन में ही जिराफ की गर्दन लंबी हो जाए, ये नहीं हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है एवोल्यूशन की थ्योरी का। अब अगर मैं क्रक्स निकालूं डार्विन की थ्योरी का, तो आप समझना कि ये फोकस किस पे कर रही है, एलिमिनेशन ऑफ इंफीरियर स्पीशीज, यानी कि जो इंफीरियर है। जैसे मान लो कि ये बंदर की तरह अगर इंसान जो चल रहे हैं धीरे धीरे ये खत्म होते जाएंगे और कौन रह जाएगा, सिर्फ सुपीरियर रह जाएगा। जो बंदा आज की डेट में ऐसा हो गया है वो रह जाएगा। आप देखो बहुत सारे राजा युद्ध क्यों हारे, क्योंकि उन्होंने खुद को एवोल्यूट नहीं किया। वो मॉडर्न जमाने में भी क्या कर रहे थे, भालों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे बाबर आया तो बाबर ने आके क्या किया, उसने तो बारूद गोले दाग दिए, तो उससे क्या हो गया, उसने एवोल्यूशन की थ्योरी को यूज किया, यानी कि एवोल्यूट हो गया एक तरह से। तो इस वजह से वो सर्वाइव किया, बाकी के लोगों को हरा दिया, और इसी वजह से कितना लंबा समय तक मुगलों ने साम्राज्य किया भारत के अंदर। तो वही वाली चीज है यहाँ पे भी, वही उसने बोला कि एलिमिनेशन हो जाएगा इंफीरियर का और जो सुपीरियर है वही रहेगा। इसी को उसने क्या बोल दिया, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बोल दिया। अब हम बात करते हैं टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी होता क्या है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा। आप देखो कि जैसे
आपके घर में क्या होता है, आपके घर में ही पोस्ट होती है ना कि ये आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी हैं, फिर ऐसी दादा दादी भी होते हैं, फिर परदादा परदादी भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं, ऐसे करके क्या है कैटेगरी बांट रखे हैं। ये तो एक छोटी जगह की कैटेगरी, वो एक घर की कैटेगरी। लेकिन जब हमारे पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर इतने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो भैया उनको भी तो भागों में बांटना पड़ेगा, किसी कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। तो उनको जो बांटते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी बोलते हैं। ठीक है, रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमी। ये पूछा जा सकता है पेपर में। फिर जो इसमें क्या होता है कि जो किंगडम है उसको हम देते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल का रैंक, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। देखो ये जो किंगडम है इसको सबसे हाईएस्ट रैंक देते हैं। ये जो डोमेन है, डोमेन की बात मत कीजिए, डोमेन एक डिफरेंट चीज होगी। आपको जो देखना होता है चीजें यहाँ तक देखना होता है, ठीक है, यहाँ तक देखना होता है। सबसे टॉप पे हम किंगडम को रखते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे घटते क्रम में होता है। फिर उसके बाद नीचे क्या होता है, फाइलम आता है, उसके नीचे क्लास आता है, उसके नीचे ऑर्डर आता है, फिर उसके नीचे फैमिली आता है, फिर नीचे जीनस आता है, और सबसे नीचे क्या आता है, स्पीशीज आता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी देखेंगे कि ये होता क्या है। स्पीशीज में जैसे कि ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन सिर्फ सबसे नीचे एक स्पीशी है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी ह्यूमन सबसे सुपीरियर बने हुए हैं। ऐसे आप देखिए कि ये थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है इस डायग्राम के थ्रू भी। अब इसके अंदर क्या है, अलग अलग लेवल्स में बटी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। एक और चीज़ आपको देखनी है कि होगा क्या कि एज वी गो अप द हायरार्की द ऑर्गेनिजम्स हैव लेसर सिमिलरिटी। ये ध्यान रखना कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे किंगडम की तरफ, तो इनके बीच में सिमिलरिटीज ना कम होती जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिमिलरिटीज इसलिए कम हो रही है भाई कि ये स्पीशी है, तो स्पीशी क्या है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है यहाँ पे। जबकि ऊपर देखिए कि कोई एनिमल वगैरह अलग अलग आ जाएंगे, मान लो यहाँ बंदर आ गया, यहाँ पे हिरन आ गए, तो फिर क्या होगा, उनके साथ सिमिलरिटीज हमारी कम होती जाएंगी। लेकिन अगर सिर्फ आप ह्यूमन के साथ देखेंगे, यहाँ पे 10 ह्यूमन खड़े कर दूँ तो आपस में सिमिलर करेंगे ना, सारा प्रोसेस सेम है आप लोगों का, तो इसलिए सिमिलरिटी। अभी आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो। आप देखिए यहाँ पे अब डिटेल में पढ़ते हैं, इसी चीज़ की हमें डिस्कशन करनी है आज। आप देखो, मैं आपको एक मोटे तौर पे चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, आपको मेरे साथ ही देखते जाना है। स्पीशी क्या हो गया, स्पीशी हो गया आपका घर, आप ऐसे समझना, मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। फिर जीनस क्या हो गया, ये हो गया आपकी गली। आपका घर जो है गली में है, और गली के अंदर तो बहुत सारे घर होते हैं, तो ये आपका घर हो गया और ये हो गई गली। अब फैमिली क्या हो गया, फैमिली यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपका मोहल्ला हो गया। मोहल्ला, मोहल्ले में क्या है, बहुत सारी गलियां आ जाएंगी, क्या पता 6-7 गलियां आ जाए, है ना। फिर मोहल्ले के बाद क्या हो गया, आपका पूरे का पूरा शहर हो गया, या गांव मान लीजिए, शहर या गांव, उसको हमने बोल दिया ऑर्डर। अब इसके बाद गांव के बाद क्या आ गई, डिस्ट्रिक्ट आ गया, जिला आ गया आपका, इसके अंदर और बहुत सारे शहर आ जाएंगे, बहुत सारे गांव आ जाएंगे, इसको बोल दिया हमने क्लास। फिर फाइलम क्या हो गया, ये आपकी स्टेट हो गई। मान लो आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, या पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हैं, तो ये आपकी स्टेट होगी। अभी स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स आ गई, है ना, चंडीगढ़ तो नहीं मैं बोलूँगा, मतलब पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना। फिर स्टेट के बाद ये क्या हो गया, किंगडम क्या हो गई, इंडिया हो गया। बस हम यहीं तक ही समझेंगे, हम वर्ल्ड पे नहीं जाएंगे। अब कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं इन सब में से कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिमिलरिटीज़ कहाँ पे होंगी, तो सबसे ज़्यादा कॉमन सिमिलरिटीज़ आपकी ना आपके घर के अंदर होंगी। क्यों, क्योंकि आप एक परिवार के अंदर रह रहे हैं, आप सेम चीज़ें हो सकता है खा रहे हो, सेम आपकी हैबिट्स हों, 2 भाई हैं उनकी आवाज़ सेम हो, मेरे और मेरे भाई की आवाज़ सेम है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, है ना, कि मतलब भाई को मेरे को तो क्या बोलेंगे कि अरे सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उनको पता नहीं लगता कि वो मुझसे बात कर रहे हैं या मेरे भाई से बात कर रहे हैं, तो ऐसा होता है ना। तो ये जो होगी सिमिलरिटीज आपकी बहुत ज़्यादा कहाँ पे हो सकती है, घर में हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या आपकी गली में शर्मा जी के लड़के के साथ, है ना, या वर्मा जी के लड़के के साथ, या सिंह साहब के लड़के के साथ आपकी सिमिलरिटीज हो रही हैं, तो फिर भाई ये तो शक की बात हो जाएगी, ये तो कुछ और ही हो जाएगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि आपकी गली में आपकी सिमिलर चीज़ें हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब हो सकता है कि आपकी गली में भी कोई आपका दोस्त ऐसा हो जिसकी सिमिलरिटी आपके साथ मिलती जुलती हो। उसे मान लो कि समोसा खाना पसंद है तो आपको भी समोसा खाना पसंद है, उसे बैट बॉल खेलना पसंद है, आपको भी बैट बॉल खेलना पसंद है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये थोड़े से कम चांसेस, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं इसके कि ऐसा हो सकता है आपकी गली में भी। क्यों, क्योंकि आपकी गली में भी देखिए सेम कल्चर के लोग ही हो सकता है रह रहे हो, सेम चीज़ें कर रहे हो, वह आप वहीं पे खेल कूद रहे हैं, तो सेम चीज़ें हो सकती हैं गली में भी। लेकिन अगर आप पूरे मोहल्ले की बात करें, आप 2 गली छोड़ के जाइए, तो क्या पता वहाँ पे कोई और बैठी हो और उसको टीवी देखना पसंद हो, उसको मूवीज़ देखना पसंद हो, और तुम्हें WWF देखना पसंद हो, और उस
लेडी को ना हो फिर तो इसका मतलब है कि, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 मोहल्ले छोड़ के कोई ऐसी लड़की तो मिल जाए कि जो जिसके साथ तुम्हारी कंपेटिबिलिटी सेट बैठ जाए, है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक ही जगह पे ही तो रह रहे हो, 2-4 गलियों का ही तो फर्क है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भैया अगर आप गाँव या शहर की बात करें, पूरे के पूरे शहर की, तब क्या होगा, तब आप जैसे ही अपने मोहल्ले से बाहर निकलेंगे तो क्या उनके साथ आपके जो गुण हैं जरूरी तो नहीं मिलते होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए उसको हमने ऑर्डर बोल दिया, यानी कि यहाँ पे और ज़्यादा कम सिमिलैरिटीज होती जाएंगी, इसके प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। जबकि हाई प्रोबेबिलिटी घर में थी, अब आगे सेम सेम चीज़ें होने की, मतलब सेम कॉमन चीज़ होने की, आपस में सिमिलैरिटीज होने की संभावना कम होती जाएगी। फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो और कम हो जाएगी, स्टेट में जाएंगे तो एक स्टेट में तो भाई इतनी लोग रह रहे हैं, जरूरी नहीं है ना भाई कि तुम्हारी सिमिलैरिटी सबके साथ ही मैच कर जाए। ऐसा तो नहीं है कि एक स्टेट की लोगों के साथ सिमिलैरिटी सारी की सारी, मतलब हर चीज़ में उनकी कॉमन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि पूरी एक स्टेट के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि वो, मान लो कि एक स्टेट में सपोज कीजिए कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल ले आया, एक स्टेट का व्यक्ति, मान लो हरियाणा से कोई ले आया, है ना, तो वहां पे क्या होगा कि वो पूरे के पूरे लोग कलेक्टिव हो जाएंगे, तो वहां पे एक सिमिलैरिटी निकल के आ जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारा हमें देखने को मिले कि हाँ तुम्हें बैट बॉल पसंद है तो पूरे के पूरे मान लो यूपी को ही बैट बॉल पसंद है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर हम देखते हैं पूरे इंडिया की बात, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। अब भारत देश में देखिए इतने सारे लिंग्विस्टिक रीजन्स हैं, इतनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, इतनी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो आपस में उनकी बहुत ज़्यादा कॉमन थिंग्स होना बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी, ऐसी वर्ल्ड में जाएंगे तो और कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरे का पूरा समझा दिया चार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लैडर का या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे कर रखी है कि जो किंगडम है वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे टॉप पे हमने किंगडम को रखा हुआ है। और इसको आप एक तरह से जब आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि सबसे यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं, तो ये किंगडम होगी। अब जितने भी सेट बनेंगे इसके अंदर ही बनेंगे, कोई छोटे मोटे ऐसे करके, है ना, जितने भी बनेंगे वो इसके यूनिवर्सल सेट के अंदर बनेंगे, तो किंगडम सबसे बड़ा सेट हो गई। इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं एनिमल्स, और वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर एबल टू मूव ऑन देयर ओन, जो खुद मूव कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आती है कॉर्डेट्स। फाइलम के अंदर हम किसको लेते हैं, यूजुअली कॉर्डेट्स को लेते हैं। कॉर्डेट्स से सिंपल सी बात समझना, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये जहाँ पे रीढ़ की हड्डी, उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, एनिमल्स हो गए जिनकी रीढ़ की हड्डी हो। फिर क्लास के अंदर हम जैसे बोल देंगे मैमल्स, तो उसकी क्लास होगी मैमल, तो यहाँ पे बोल देंगे कि कॉर्डेट्स यानी कि जिनकी बैकबोन है उन्हीं के क्या हो, फर भी हो और हेयर भी हो और मिल्क ग्लैंड्स भी हो। मिल्क ग्लैंड देखिए कि स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, है ना, बहुत सारी माएँ होती हैं, आपने भी दूध पिया होगा। तो ये सिंपल सा देखो, इसके अंदर कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो अगर आप किसी भी चीज़ से ऑफेंड हो रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं एक नंबर के। आप ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन बॉडी की तरह ट्रीट कीजिए, उसमें फालतू की भावनाएं घुसाने की कोशिश मत करना कि इसने तो ये बोल दिया वो बोल दिया। अब यहाँ तो बात करेंगे ना भाई, हर चीज़ की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा सेंस रखिएगा, इसके अंदर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए कि ऐसे ही मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने बता दिया, स्तनधारी जीवों के बारे में। फिर प्राइमेट्स की बात करते हैं, तो मैमल्स यानी कि वो स्तनधारी जीव जिनके कॉलर बोन्स हैं, ठीक है, और ग्रास्पिंग फिंगर्स हैं। ग्रास्पिंग फिंगर्स हैं जैसे हमारी हैं, और कॉलर वाली बोन्स है, ये समझ लेना, बस इससे समझ आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद फैमिली की बात करते हैं तो होमिनिड्स। होमिनिड्स में क्या है, वो प्राइमेट, यानी अब देखिए इनके अंदर ना ये वाली क्वालिटी तो होंगी ही होंगी, लेकिन कुछ और भी होंगी, विद रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड देयर 3 डायमेंशनल विजन। इनकी विजन 3 डायमेंशन की होती है और फ्लैट फेसेस होते हैं इनके, ठीक है, उनको होमिनिड्स बोलते हैं। फिर आगे गली वाली बात, जो जीनस हो गया वो क्या हो गया, होमो हो गया। होमो में क्या आता है, होमिनिड्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इनके साथ साथ क्या, अपराइट पोस्चर, जैसे हम खड़े हैं ये अपराइट पोस्चर है। अगर हम यूं करके चारों पैर खड़े हो जाएं तो फिर तो हम जानवर बन जाएंगे, है ना, इसीलिए बोलते हैं कि आदमी भी एक जानवर है। और फिर इनका लार्ज ब्रेन होता है, तो इनका ब्रेन का सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है। फिर आगे स्पीशी की बात करते हैं, तो ये सबसे छोटी चीज़ हो गई स्पीशी, यानी होमोसेपियन, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए। अब ये होमोसेपियन जो है, होमो तो होंगे ही होंगे, यानी सीधे खड़े हो सकते हैं, प्राइमेट्स वाली या ऊपर वाली सारी क्वालिटीज़ तो इनके अंदर होंगी ही होंगी। लेकिन एक और चीज़ है इनके अंदर कि हाई फॉरहेड है और थिन स्कल बोन्स हैं, ठीक है, हाई फॉरहेड है और थिन स्कल की जो है ये बोन्स हैं, थिन। ओके, तो ये क्या हो गया, एक छोटी बात हो गई। मैंने वही आपको कॉमनैलिटीज बताई कि सबसे ज्यादा कॉमन थिंग्स जो हैं यहीं देखने को मिलेंगी। 4 आदमी खड़े हो जाएं
तो वो एक जैसे ही दिखेंगे, जबकि 4 आदमियों के बीच में 3 हाथी खड़े कर दोगे, 2 ऊंट खड़े कर दोगे, एक आध घोड़ा खड़ा कर दोगे, तो आपको वो सब अलग ही दिखेंगे, उनको आप सेम नहीं बोल पाओगे, समझिए। लेकिन आदमी सारे सेम ही दिखेंगे, और जो आदमी है वो भी जानवर से इवॉल्व हुआ है, हमें पता है ये एवोल्यूशन की थ्योरी का कि बंदर से इवॉल्व हुआ है, हमने सुना है, ठीक है। तो यानी कि आप देखिए सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे एनिमल्स हो गए, और नीचे वाले क्रम में जाते जाते आप देखेंगे कि हम ह्यूमन तक पहुंच गए। ह्यूमन एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आप फैलते ही जाएंगे, और एनिमल्स में तो फिर ये नीचे के जितने भी लोग हैं सब आ जाएंगे, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे बताई है आपको, फाइलम, क्लास, ये सब समझ आ गया होगा। आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी, बस ये पढ़ने वाली चीज है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो जो फैमिली है, ये लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ जीनस। देखना आप, मैंने क्या बोला था कि जब ऊपर जाएंगे आप तो नीचे वाली चीजें उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होती जाएंगी, सेट जो है बढ़ता ही जाएगा। ऊपर जब जाएंगे टॉप पे तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, है ना, यानी कि ऊपर जाते हैं तो सेट बड़ा होता जा रहा है। तो ये जो जीनस है ये इसके अंदर जाएगा ही जाएगा फैमिली के अंदर, साथ में और भी कुछ और जीव जंतु आ जाएंगे। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें होती जाती हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने समझाया है वो आप समझ लीजिएगा इसके अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स द एनिमल इज नेम्ड, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेंगे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको क्लासीफाई कर ही चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ ये सारे कंसेप्ट। तो मैं आओ अब एक डॉग की जर्नी के बारे में बताता हूँ, एक कुत्ते की जर्नी के बारे में, ठीक है। आप देखिए कि टेक्सोनोमी क्या बोलती है इसकी हायरार्की के बारे में। अब सबसे पहले छोटी यूनिट सबसे कौन सी स्पीशी है, अभी हम पढ़ के आए हैं। आप देखिए इसमें उल्टा देखिए, यहाँ पे यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे अब हम ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं स्पीशी दिखाऊंगा कुत्ते की, फिर जीनस दिखाऊंगा, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, ऐसे ऐसे करके फिर एंड में किंगडम दिखाऊंगा। आओ सबसे पहले स्पीशी की बात कर रहा हूं, सबसे छोटी यूनिट, तो यहाँ पे सिंगल क्या हो गया, एक डोमेस्टिक घर में पालने वाला कुत्ता हो गया। फिर जीनस की मैं बात करता हूं, यहाँ पे जितने भी डोमेस्टिक डॉग हैं और वाइल्ड डॉग हैं, वॉल्फ, जैगल्स, यानी कि सभी हो गए, वाइल्ड वाले भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। फिर इसकी फैमिली की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या है कि ऑल डॉग्स और डॉग लाइक एनिमल, डॉग की तरह जो भी एनिमल दिखते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। फिर ऑर्डर की बात करूंगा, तो अगर कोई पूछ ले कि डॉग का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्निवोरस। जैसे कार्निवोरस वो लोग होते हैं, वो जानवर होते हैं जो दूसरों के मांस पे डिपेंड करते हैं, जैसे शेर मांस खाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुत्ते भी होते हैं, आपको पता है, कुत्ते को आपके घर में अगर चिकन बना होगा तो नीचे 4 कुत्ते आके खड़े हो जाएंगे कि कब ये हड्डियां डालेंगे और हम खाएंगे। कुत्ते को भी चिकन पसंद है, तो आप समझिए कि कुत्ते भी कार्निवोरस होते हैं, जो जंगली कुत्ते हैं। तो जो दूसरों के फ्लैश पे, दूसरों की शरीर के ऊपर डिपेंड करते हैं नोच नोच के खाने में, उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरा। ये हो गया ऑर्डर। फिर आगे क्लास के अंदर आ जाएगा मैमलिया। मैमलिया स्तनधारी जीव हो गए जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों को पिलाने के लिए, ठीक है भाई। फिर आगे जब मैं इसकी कोर डेटा की, फाइलम कोर डेटा की बात करता हूं, तो यहाँ पे वो सारे एनिमल आ जाएंगे जिनकी बैकबोन है। फिर आगे किंगडम की बात करता हूं, तो यहाँ पे आप देखिए कि वो सारे एनिमल आ जाएंगे जितने भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं, फाइलम वाले भी, स्पीशी वाले, जीनस वाले, ये जितने भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे, किंगडम में आ जाएंगे। और किंगडम से फिर बड़ी यूनिट अगर देख लिया जाए तो वो डोमेन है। डोमेन में तो सब कुछ ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनके अंदर सेल है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलीज है। अब भैया हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सेल, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेली है, तो सबसे बड़ी सेट तो फिर यही हो गया, इसको सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो डोमेन को। लेकिन आपको पेपर में किंगडम तक ही पूछा जाएगा, और अभी हम किंगडम्स के बारे में पूरी डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर अब मैं आपको नोमेनक्लेचर बताता हूं इसका। देखिए इसको शुरू किसने किया था, स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, बोटनिस्ट थे, कार्लोस लिनायस। यही है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अभी मैं उनकी फोटो वगैरह दिखाऊंगा तो वहां से समझ में आ जाएगा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। क्या इंट्रोड्यूस किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। होता क्या है बाइनोमियल, ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़िए, आप मेरे साथ पढ़िए। यहाँ पे देखो, जैसे एलिफेंट है, अब देखिए इनका नामकरण करना है। आपके घर में भी रामू, शामू, मोनू, चोनू, पोनू, ये सब नाम रखते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी नाम रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतनी स्पीशीज हैं तो ऐसे रामू, चामू, नोनू, मोनू नहीं रख सकते। आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिकली नाम रखने पड़ेंगे, ताकि आप हर स्पीशी के बारे में प्रॉपरली, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, तो मेरे को पता है कि ये मैं हाथी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मैंने रामू बोला तो आप जिराफ के बारे में बात कर रहे हो, एक बंदा शेर के बारे में बात कर रहा है कि हमारे शेर का नाम भी रामू है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है। एलिफेंट को हमने 2 तरीके से लिखेंगे। इसके नाम को कैसे लिखेंगे, इसको पहले नाम को लिखेंगे लोक्सोडोंटा, इसको बोलते हैं हम जीनस,
ठीक है, अभी मैं पढ़ के आ रहे हैं, दो चीजें सबसे नीचे की हैं, एक स्पीशी के ऊपर है जीनस। इन जीनस और स्पीशी से ही हम सारे के सारे नामकरण कर देंगे, इसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। फिर जो अफ्रीकानो है इसको हम बोलेंगे स्पीशी। ठीक है, तो ये क्या है, एक पहला पार्ट होता है जीनस, दूसरा पार्ट होता है स्पीशी। तो ये पूरा एलिफेंट का नाम हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज है, आप देखना ये जो एल है ये बड़ा लिखा हुआ है और ये जो ए है ये छोटा लिखा हुआ है। तो ये हमेशा ऐसा ही होगा कि जो जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा आएगा, लेकिन स्पीशी का जो है वो छोटा ही आएगा। यानी सिर्फ फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा, बाकी सब छोटे आएंगे। और दो भागों में ये बटा हुआ, इसीलिए बाइनोमियल बोलते हैं। बाय मतलब टू। ऐसे ही देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, टाइगर है, टाइगर का नाम कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक नेम लिखना हो टाइगर का तो पहले हमें जीनस लिखना है, फिर स्पीशी लिखना है। तो जीनस क्या है यहाँ पे, जीनस है इसका पैंथेरा। और पैंथेरा में भी आप देखिए कि पैंथेरा के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, टाइगर हो गया। लेकिन यहाँ पे ये टाइगर जो है इसके लिए हमें स्पीशी बतानी पड़ेगी। तो स्पीशी क्या हो गई, टाइगर, टाइग्रिस। ठीक है, तो ये पी बड़ा है यहाँ भी, तो पैंथेरा टिग्रिस अगर बोल दिया जाएगा तो हम टाइगर की बात कर रहे हैं। ये हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भाई मेरे। ये है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कार्लोस लिनायस। ये इनकी फोटो लगी हुई है। इन्होंने लगभग 7700 प्लांट्स की और 4400 एनिमल्स की पूरी नेमिंग की है। और ये कहाँ के हैं, ये स्वीडन के हैं। और 1758 के अंदर इनको नाइटहुड का भी टाइटल दे रखे हैं। तो ये सब चीज़ें मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दी हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है चैप्टर, इसके अंदर ही क्या है, दो चीजें हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया पूरा टैक्सोनॉमी के बारे में, अब चल डाइवर्सिटी ही रहा है, लेकिन उसके अंदर हम पढ़ेंगे 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन। मैं सोच रहा हूं कि ये पूरी की पूरी 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन को एक अलग वीडियो में कवर करता हूं, ताकि आपको पता लग जाए। अभी तक हमने मोटे तौर पे जो डाइवर्सिटी का पढ़ना था वो सारे का सारा डिटेल में पढ़ लिया। यही चीजें हैं जो डाइवर्सिटी की आपसे पूछ सकता है। ये जो है ये किंगडम के बारे में, और ये बहुत लंबा चैप्टर जाने वाला है थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक में हम कवर कर लेंगे पूरी का पूरा प्लांट्स के बारे में और मोनरा वगैरह के बारे में, और एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है तो उसको एक में कवर कर लेंगे। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब आप जितने भी कुछ सवाल इस सेशन से बन सकते थे मैंने डाल दिए हैं। आप नेक्स्ट सेशन देखिएगा, उसके अंदर आपको और डिटेल में सब चीज़ें देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।